निर्मला एक विधवा औरत थी जिसने अपने बेटे अमित की परवरिश अकेले ही की थी। अब निर्मला चाहती थी कि उसके बेटे की शादी एक बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की से हो, इसलिए वो अपने बेटे के लिए नुपुर नाम की लड़की को देखने के लिए उसके घर जाती है। आइए आइए बहन, बैठिए। वैसे आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं नहीं बहन, मुझे कहीं जाना है। अगर आप लड़की थोड़ा जल्दी दिखा देते तो अच्छा रहता। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। आप लोग आराम से नाश्ता पानी कीजिए, मैं बस 2 मिनट में नूपुर को लेकर आती हूँ। इतना बोलकर नुपुर की माँ नुपुर के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि नुपुर अपने कमरे में नहीं है। नुपुर को अपने कमरे में ना देखकर उसकी माँ की हालत खराब होने लगती है और वो जैसे तैसे करके निर्मला और उसके बेटे अमित को आधे 1 घंटे बिठा कर रखती है। कुछ देर बाद खिड़की से नुपुर अपने कमरे में आती है। उसके हाथों में सोने चांदी के जेवर और रुपए पैसे देखकर नुपुर की माँ नुपुर से कहती है, नूपुर, तू फिर से बाहर किसी को लूटने गई थी ना? सच सच बताना, आज तूने किसे लूटा है? माँ, आप मुझसे ऐसे बात मत किया करो। आप जानती हो ना कि मैं लोगों को कितनी मुश्किल से डरा धमका कर उनका सामान छीन पाती हूँ। बस एक आप ही हो जो मुझसे नहीं डरती। अगर आप मुझसे डरने लगी ना तो मैं आपको भी लूट लूंगी। बेशरम लड़की, तू कब सुधरेगी? न जाने किस संगति में पड़ गई है तू कि शरीफ लोगों को लूट रही है। ये सब तू कब छोड़ेगी? अरे अगर लड़के वालों को पता चल गया कि उनकी होने वाली बहू लुटेरन है तो वो लोग तुझसे शादी भी नहीं करेंगे। मालूम भी है तुझे तेरे लिए कितने अच्छे घर से रिश्ता आया है। देख बेटा नूपुर, मैं चाहती हूँ कि तू एक शरीफ घर में जाए और शरीफ बहू बनकर रहे, और इसीलिए तुझे ये लूटपाट छोड़नी होगी। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? आप जानती हो ना कि हम कितने गरीब थे, किस तरह से लोग हमारी गरीबी का मजाक बनाया करते थे। आज इन्हीं समाज की वजह से तो मैं एक लुटेरी बनी हूँ। माँ मत भूलो, आपके पास आज जो भी ऐशो आराम है वो सब कुछ मेरी वजह से है। हाँ नूपुर बेटा, मुझे ऐसे ऐशो आराम नहीं चाहिए जो तूने किसी को लूट के मुझे दिए हैं। देख नूपुर, अगर तू मुझसे जरा भी प्यार करती है ना, तुम आज तुझे मेरे सर की कसम, तू इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेगी बेटा। नुपुर अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अमित से शादी करने के लिए हाँ कर देती है। अब जैसे ही अमित और निर्मला नुपुर को देखती हैं, उसे पसंद कर लेती हैं। अब बहुत जल्द नुपुर और अमित की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद नुपुर चाहकर भी लूटपाट नहीं कर पाती, क्योंकि उसका शादी के बाद घर से निकल पाना ही मुश्किल होता है। साला, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो इस 4 दीवारी में कैद हो गई हूँ। कितने दिनों से मैंने लोगों को डराया धमकाया नहीं है और ना ही किसी को लूटा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा नूपुर, ऐसे शरीफ बहू बनकर तो तू नहीं रह सकती। इतना बोलकर नुपुर अपना मेकअप करने लगती है और घर से बाहर जाने की तरकीब लगाने लगती है। तभी उसे अपने घर में से कुछ औरतों की आवाज सुनाई देती है। नूपुर बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल कुछ गुंडे आ गए थे, पर वो तो भगवान का शुक्र है कि गुमनाम डाकू आ गई और उसने मेरी गुंडों से जान बचा ली। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, तुम तो जानती हो ना गुमनाम डाकू कितनी बहादुर और होशियार है। किस तरह से वो अकेले ही सभी गुंडे चोर बदमाश लोगों से निपट लेती है। हर बार की तरह उसने मेरी भी जान बचाई। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी मुलाकात भी गुमनाम डाकू से हो। सुमित्रा अपने पड़ोसन से बात कर ही रही होती है कि तभी पड़ोसी आंटी की आवाज सुनकर नुपुर बाहर आती है। माँ जी, आंटी जी, और आप किस डाकू के बारे में बात कर रहे हो? कौन है ये गुमनाम डाकू? अरे नुपुर बहू, तुम नहीं जानती, पिछले 20 साल से गुमनाम डाकू बिना चेहरा और अपनी पहचान बताए हम गाँव वालों की मदद कर रही है। तुम्हें पता है, तुम्हारा पति अमित जब यहाँ आया था तो वो सिर्फ 5 साल का था। उसके आने के कुछ दिनों बाद ही हमारे गांव में गुमनाम डाकू आई, और जब से वो हमारे गांव में आई है तब से हमारे गांव के सभी गुंडों की छुट्टी कर दी उसने। आखिर गुमनाम डाकू है कौन? अगर वो इस गांव में है तो मेरा लोगों को लूट पाना मुश्किल हो सकता है। एक तो ऐसे ही मैंने कुछ दिनों से किसी को नहीं लूटा, मेरे सारे पैसे मेकअप का सामान खत्म होने को है, ऊपर से एक गुमनाम डाकू।
पहले मुझे इस गुमनाम डाकू को ढूंढ के अपने रास्ते से हटाना होगा, पर उससे पहले मुझे एक बार किसी न किसी को लूटना होगा। नुपुर गहरी सोच में डूबी होती है। उसे सोच में डूबा हुआ देख निर्मला की पड़ोसन जानबूझकर एक कांच का गिलास तोड़ देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। हंसती भी क्यों नहीं, आखिर वो नुपुर को डराना जो चाहती थी और उसमें वो कामयाब हो चुकी थी। अरे निर्मला, तुम्हारी बहू कितनी डरपोक है। मैंने एक कांच का गिलास क्या तोड़ा, इसका तो सपना ही टूट गया। देखो कैसे उसके सीने से जान ही निकल गई। वो सब तो ठीक है बहन, लेकिन तुम नुपुर को किसी और तरीके से भी डरा सकती थी, लेकिन तुमने बेकार में ही मेरा नुकसान करा दिया। लेकिन अब जब नुकसान हो ही गया है तो क्या ही कह सकते हैं। क्या निर्मला, तुम भी ना एक कांच के गिलास के लिए ऐसा मुंह बना रही हो जैसे सड़ा हुआ बैंगन। एक गिलास ही तो टूटा है, ऐसे गिलास कटोरी तो मैं अपने घर में रोजाना तोड़ती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लगता है कि तुम्हारी बहू तुम्हें आवाज दे रही है, तुम्हें जाना चाहिए। क्या मेरी बहू मुझे आवाज दे रही है? अरे फिर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। निर्मला बहन, तुम तो जानती हो ना, मेरी बहू तूफान एक्सप्रेस है। जहाँ भी जाती है बवाल मचा देती है। तुम्हारे घर में बवाल मचे उससे पहले तुम्हें अपने घर में ही चली जाती हो। हाय रे, कैसे मेरी बहू मेरे पल्ले पड़ गई। इस तरह से निर्मला अपनी पड़ोसन से पीछा छुड़ा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर नुपुर को गुमनाम डाकू नहीं मिलती, जिसके बाद नुपुर फैसला कर लेती है कि आज रात को वो अपनी ही पड़ोसन का घर लूटेगी। अब क्या था, रात होते ही नुपुर अपने प्लान के मुताबिक अपनी खिड़की से कूदकर अपने पड़ोसन के घर जाती है और अपनी पड़ोसन को लूटकर अपने घर में आने लगती है कि तभी रास्ते में उसे गुमनाम डाकू मिलती है। नुपुर, मेरे होते हुए तुम गांव वालों को लूट नहीं सकती। अब तक तुमने जितनी भी लूट पाट करी है उन सब के लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम अपनी शर्त अपनी जेब में रखो। अरे तुम डाकू नहीं, डरपोक और डरपोक, जो मेरे सामने अपना मुंह छुपा कर आई हो और मुझे सुधारने की बात कर रही हो। अरे मैं क्यों सुधरूं? इन समाज वालों की वजह से मैं और मेरी माँ रोड पर आ गए थे। इन लोगों ने हमें लूट लिया था और मेरे पिताजी ने खुदकुशी कर ली। बस इसीलिए मैं इन समाज के ठेकेदारों को लूटती हूँ। जिस समाज से तुम इतनी नफरत करती हो ना और उन्हें लूटना चाहती हो, उसी समाज ने मुझे इस गांव में सहारा दिया था। आज इन्हीं की बदौलत मैं अपने बेटे को पाल पाई हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव वालों को कोई भी परेशानी ना हो। और बहू, मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये रास्ता छोड़ दो। अब नुपुर को पता चल जाता है कि गुमनाम डाकू कोई और नहीं बल्कि उसी की सास है और वो अपनी सास का नकाब हटाती है। अब नुपुर के सामने उसकी सास की सच्चाई आती है तो वह इसकी सास को भी नुपुर की सच्चाई पता चल जाती है। जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रही थी वो आप हैं। आप ही हैं गुमनाम डाकू। माँ जी, डाकू का मतलब होता है लोगों को परेशान करना, और अपने गांव वालों की मदद की। आखिर क्यों? बहू, जब मैं इस गांव में आई थी तब मेरे पास और मेरे बेटे के पास ना ही रहने के लिए घर था, ना ही पैसे था, ना ही कुछ खाने को था। तब गांव वालों ने ही हमें सहारा दिया। इन्होंने ही हमें पैसे दिए, घर दिलाया। उसके बाद इस गांव में एक सेठ आया और उस सेठ ने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। सभी गांव वालों ने मिलकर मुझे उस सेठ से बचाया, लेकिन सेठ ने इसका बदला पूरे गांव वालों से लेना चाहा। तब मैंने भी ठान लिया कि मैं मासूम और भोली बनकर नहीं रहूंगी। मैं अपने गांव वालों की तरफ बढ़ते हुए बुरे हाथ को काट दूंगी। अब नुपुर लाचार हो जाती है और वो लोगों को लूटना बंद कर देती है, पर अब भी निर्मला गुमनाम डाकू बनकर अपने गांव वालों की रक्षा करती है। शेखर आज बहुत खुश था। आखिर उसकी गर्लफ्रेंड बिंदिता ने उसके प्रपोज को जो स्वीकार कर लिया था। अब शेखर खुशी खुशी अपने घर जाता है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने आपको बताया था ना, एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। बस मुझे उसकी हाँ बोलने की देरी है। आपको पता है, उसने आज मुझे हाँ कर दिया। अरे बेटा, पिछले 1 महीने से तू मुझे बस यही बता रहा है कि माँ एक लड़की है, लेकिन तूने अब तक मुझे उस लड़की का ना ही नाम बताया है और ना ही उसकी जात बताई है कि आखिर वो कौन है, क्या करती है वो लड़की। माँ, उस लड़की का नाम बोंदिता है। मैं और वो कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। क्या? बोंदिता? इसका मतलब कि वो लड़की एक बंगालन है। तू उसी से प्यार करता है? हाँ माँ, आपकी होने वाली बहू बंगालन है।
कल शाम को मैं और आप बोंदिता से मिलने के लिए उसके घर जा रहे हैं। तो प्लीज अब आप ये मत कहना कि आप बोंदिता को अपने घर की बहू नहीं बनाओगी, क्योंकि वो बंगालन है। अरे बेटा, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझ बुढ़िया की अब क्या ही चलेगी। जिसमें तू खुश है ना, तू उसी से शादी कर ले। मैं तेरी उस बंगालन से मिलने के लिए तैयार हूँ। अब शेखर की खुशी दुगनी हो जाती है और शेखर अगले दिन होने का इंतजार करता है। अगली शाम को शेखर अपनी माँ फाल्गुनी के साथ बिंदिता के घर जाता है, जहाँ बिंदिता बिरयानी फिश, करी फ्राई चावल और फ्राई मछली बना रही थी। अब जैसे ही फाल्गुनी खाने की टेबल पर बैठती है और खाने में सिर्फ मछलियाँ देखती है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हे भगवान, ये सब क्या है? मेरे सामने मांस मच्छी। की भालो आंटी। हे भगवान, इस बंगालन ने तो मेरी बहू बनने से पहले ही मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। शेखर, अमी की भुला कारा लामा ये तरा माँ इतरेगे अच्छे। क्या क्या बोला इस बंगालन ने? एक तो इस बंगालन ने मुझे मांस मच्छी खाने को दिया और ऊपर से मुझसे जुबान भी लड़ा रही है, वो भी बंगाली में। मुझे भी बंगाली आती है, ठीक है ना? इसीलिए मुझसे जुबान लड़ाने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना। आंटी, अमी तोमर साथे यू कराची ना, अमी सुधो हमारा भूला कच्ची। मेरा मतलब है आंटी, मैं आपसे लड़ नहीं रही, मैं आपसे अपनी गलती पूछ रही हूँ कि आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप इतना नाराज हो रही हैं। ये मछली खिलाकर तू क्या कह रही है कि तेरी गलती क्या है? अरे बंगालन कहीं की, मैं तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। पर आंटी, मछली खाने से तो दिमाग तेज होता है। अगर आपने भी मछली खाई होती तो आज आप भी बहुत तेज होती। ये मछली ना खाने का नतीजा है जो आज आप खाने का अपमान कर रही हो। साथ ही साथ आप अपना भी अपमान करवा रही हो आंटी। बिंदिता की ये बात सुनकर फाल्गुनी गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अपना पैर पटकते हुए अपने बेटे को खींचकर घर ले जाती है, जहाँ शेखर अपनी माँ का गुस्सा शांत होने का इंतजार कर रहा होता है। अगली सुबह जब शेखर देखता है कि उसकी माँ का गुस्सा शांत है, तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, कल रात की सारी बातें भूल जाओ ना। वैसे भी आपने कौन सी मछली खाई थी? बोंदिता को नहीं पता था कि आप मांस मच्छी नहीं खाती हो, इसलिए उसने आपके सामने मांस मच्छी रख दी। अगर उसे पता होता तो वो आपके लिए मांस मच्छी नहीं रखती। मांस मच्छी के लिए तो फिर भी मैं एक पल के लिए माफ कर देती बेटा, लेकिन ये जो बंगाली होते हैं ना, ये टोना टोटका जादू टोना ये सब करते हैं और ये बहुत बुरे होते हैं। इस लड़की ने मुझसे जिस तरह से बात की है ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले तू भी, अगर तूने उस लड़की से बात की, तुझे मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। इतना बोलकर फाल्गुनी अपने बेटे के सामने जाकर लेट जाती है और उससे कहती है, देख शेखर बेटा, अगर तू अभी भी उस बंगालन को चाहता है और उससे मिलने के बारे में सोच रहा है, तो ये रही मैं और मुझे लांघकर तू चला जा। फाल्गुनी के इतना कहते ही शेखर अपना ऑफिस का बैग उठाता है और अपनी माँ को लांघकर चला जाता है। अब फाल्गुनी जल्दी से उठती है और अपने बेटे से कहती है, जब मेरा बेटा मेरा ही नहीं रहा तो मैं दूसरों से क्या ही उम्मीद रखूं? अब तक मैं मरी भी नहीं और ये नालायक कमबख्त कहीं का मेरी लाश से होकर गुजर के चला गया, वो भी उस बंगालन के लिए। माँ, अपना ये मेलोड्रामा बंद करो। आप भी बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आप हमेशा यही नाटक करती हो। इतना बोलकर शेखर ऑफिस के लिए चला जाता है। शेखर के जाने के बाद फाल्गुनी अपने झूठे आंसू पोंछकर टीवी चलाने लगती है और खुद से कहती है, चलो उस बंगालन से तो पीछा छूटा, अब मैं अपने बेटे की शादी बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की से करवाऊंगी। इस तरह से फाल्गुनी अपने बेटे की शादी की बात चला देती है, पर शेखर बिंदिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो शादी के लिए मना कर देता है। शेखर बेटा, तुझे ये बंगालन इतनी पसंद है कि तू उसके लिए अपनी माँ की बात को ठुकरा रहा है। ठीक है, अगर तुझे उस बंगालन के साथ रहना है ना, तो मेरा इस घर में क्या काम? मैं जा रही हूँ मरने के लिए, फिर मेरे मरने के बाद तुझे जिससे शादी करनी है उससे कर लेना। माँ, बस भी करो अपना ड्रामा। मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप मरने वालों में से नहीं हो, मारने वालों में से हो। शेखर बोल ही रहा होता है कि तभी फाल्गुनी मिट्टी तेल और माचिस ले आती है और अपने ऊपर मिट्टी तेल डालने लगती है। ये सब देखकर शेखर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपनी माँ की सारी शर्तें मान जाता है। बहुत जल्द फाल्गुनी अपने बेटे शेखर की शादी अनुष्का से करवा देती है
अनुष्का एक बहुत ही भोली और शरीफ लड़की थी जो शेखर का प्यार पाने के लिए हमेशा कुछ न कुछ किया करती थी। पर शादी होने के 6 महीने बाद भी शेखर अपनी बीवी को नहीं अपना पाता और एक दिन शेखर जी, देखिए ना किस तरह से हमारी शादी को 6 महीने बीत गए और हम दोनों आज तक साथ में कहीं बाहर भी नहीं गए। आज आप मुझे कहीं बाहर ले चलिए ना। अनुष्का, तुम्हारा सिर्फ नाम अनुष्का शर्मा है, तुम अनुष्का शर्मा नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा विराट कोहली। तो प्लीज मुझसे ऐसी फालतू की उम्मीद मत रखा करो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं बाहर का खाना नहीं खाता और वैसे भी मैं ऑफिस से आने के बाद बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, तो मुझे आराम करने दो। इस तरह से शेखर बेचारी अनुष्का को डांट कर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शेखर की बेरुखी देखकर अब अनुष्का से बर्दाश्त नहीं होता। और एक दिन जब शेखर ऑफिस से घर आता है तो उसकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान होते हैं। शेखर जी, क्या आपकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है? ये कैसा बेतुका सवाल है? तुम्हें मुझ पर शक है क्या? नहीं नहीं शेखर जी, मुझे तो खुद से भी ज्यादा भरोसा है आप पर आपकी शर्ट पर लगी ये लिपस्टिक के निशान चीख चीख कर कह रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई और है। लिपस्टिक के निशान क्या चीख चीख के कह रही है वो मैं नहीं जानता, पर मेरी माँ, तुम आराम से बोलो। अगर मेरी माँ ने सुन लिया तो वो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले वालों को जगा देगी। और ये निशान तुम भूल गई क्या कि मैं कॉस्मेटिक का सामान बेचता हूँ? उसी लिपस्टिक के निशान है। माफ करना शेखर जी, मैं तो जानती थी कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है, पर इन लिपस्टिक के निशान ने एक पल के लिए मेरे देवता को ही राक्षस बना दिया था। इतना कहकर अनुष्का शेखर के गले लगने लगती है, पर शेखर उसे खुद से दूर कर देता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब अनुष्का पार्लर में मेकअप करवाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि रास्ते में शेखर किसी अनजान लड़की से गले मिल रहा है। ये देखकर अनुष्का जल्दी से अपने पति की उस लड़की के साथ एक फोटो खींच लेती है और घर आकर वो फोटो अपनी सास को दिखाती है। रात को जब शेखर घर आता है तो फाल्गुनी शेखर से कहती है, शेखर बेटा, तू अब तक उस बंगालन को नहीं छोड़ा ना? तू अभी तक उससे मिलता है ना? हाँ माँ, मैं आज भी बौंदिता से मिलता हूँ क्योंकि वो मेरी पत्नी है और मेरी बौंदिता और अनुष्का एक दूसरे की सौतन सिर्फ आपकी वजह से बनी है। अगर आपने मेरी शादी बौंदिता से करवा दी होती तो आज अनुष्का की सौतन बौंदिता और बौंदिता की सौतन अनुष्का ना होती। अब अनुष्का अपने पति और सास की सारी बातें सुन लेती है। ये बातें सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अनुष्का बिंदिता को अपने घर ले आती है, जिसके बाद अनुष्का खुद शेखर और बिंदिता की जिंदगी से निकल जाती है। अब ना चाहते हुए भी फाल्गुनी को अपनी बंगालन बहू को अपनाना पड़ता है। गरीब और जादुई चूल्हा। चमेली एक गरीब विधवा औरत थी। वो अपना पेट पालने के लिए चूल्हे पर पकोड़े बनाकर लोगों को चाय पकोड़े बेचा करती थी। चमेली के पति के जाने के बाद उसके सर पर बहुत सारा कर्ज हो गया था, जिसके लिए उसको गांव का साहूकार आए दिन सुनाकर जाया करता था। ऐसे ही एक सुबह चमेली घर का काम कर रही होती है, तभी वो साहूकार आता है और वो साहूकार चमेली से कहता है, अरे ओ चमेली, अरे कहाँ है तू? कब तक देगी मेरा पैसा? मालिक, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हुए हैं कि मैं आपका कर्ज दे सकूं। मुझे थोड़ा और समय दीजिए। अरे समय देते देते तो 2 महीना ऐसे ही निकल गया, अब कितना समय लेगी? जब पति कर्ज करके आया था तब उसे क्यों नहीं समझाया कि देने की औकात नहीं है तो मत लो कर्ज? मालिक, अब क्या बोलूं? अगर हमारा समय बुरा न होता तो मैं या मेरे पति कभी कर्ज नहीं लेते, मगर मेरे घर की आर्थिक हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और अभी भी खराब ही है। मैं कैसे घर चलाती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। तेरा दुखड़ा सुनने नहीं आया हूँ मैं, समझी? मुझे मेरे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। और हाँ, तेरे पास 1 महीने का समय है, देख ले तू कि कैसे और क्या करना है तुझे। इतना बोलकर साहूकार वहां से चला जाता है। चमेली को चिंता सताने लगती है कि वो कैसे उस साहूकार का कर्ज भरेगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। चमेली सड़क किनारे अपने मिट्टी के बने चूल्हे पर चाय पकौड़े बना रही होती है। तभी कुछ लोग आते हैं जो कि खुद को सरकारी कर्मचारी बताते हुए चमेली से कहते हैं,
आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप सभी इस तरह सड़क किनारे कोई भी छोटी बड़ी दुकान नहीं लगा सकते हैं। ये सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। मगर हम गरीब कहाँ जाएंगे? हमारे रोटी पानी का तो यही सहारा है। हम गरीबों के साथ नाइंसाफी है ये। जितना कहा गया है उतना करो। और हाँ, कल से ये सब यहाँ से हटा हुआ होना चाहिए, वरना हम मजबूर होकर तोड़ फोड़ करेंगे। समझ में आया सभी को? इतना बोलकर वो सरकारी कर्मचारी वहां से चले जाते हैं। चमेली को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और चमेली की घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है। उसे मजबूरी में एक ठेला कर्ज पर लेना पड़ता है और उस ठेले पर अपना मिट्टी का बना चूल्हा रखकर जगह जगह जाके ठेले को खुद धक्का लगाकर अपने चूल्हे पर बने सामान को उसे बेचना पड़ता है। ऐसे ही चमेली का देखा देखी गांव के कुछ आदमी और औरतें उससे प्रेरणा लेकर वो भी उसी तरह से अपना रोजगार शुरू कर देते हैं। ऐसे ही एक दिन चमेली के ठेले पर एक बुढ़िया आती है जो चमेली से कहती है, अरे बेटा, बहुत दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। अम्मा, आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ आपके लिए लेकर आती हूँ। हाँ बेटा। चमेली जल्दी से उस बुढ़िया के लिए उसी मिट्टी के चूल्हे पर चाय और पकौड़े बना देती है। तभी बुढ़िया चमेली से कहती है, अरे बेटा, थोड़ा जल्दी करना। अरे अम्मा, वो ये चूल्हा मिट्टी का है ना, इसीलिए समय लग रहा है, वरना अब तक तो बन जाता। अरे कोई बात नहीं बेटा। हाँ अम्मा, बस थोड़ा सा और इंतजार। वो बुढ़िया चमेली को बड़े ही प्यार से देख रही होती है और देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। किसी तरह से चमेली जल्दी जल्दी चाय पकौड़े बनाती है और उस बुढ़िया को खिलाती है। बुढ़िया बड़े ही मन से चाय पकौड़े खाती है और फिर चमेली को खूब सारा आशीर्वाद देते हुए कहती है, अरे वाह बेटी, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, वरना आजकल तो कोई किसी भिखारी के बारे में नहीं सोचता, मगर तूने मुझे और मेरी भूख को समझा। अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, जिस कारण मैं सबको प्यार देती हूँ, भले ही बदले में मुझे प्यार मिले या ना मिले, मगर मैं सबसे प्यार से रहती हूँ, सबकी भावनाओं को समझती हूँ। इस दुनिया में तो मेरा भी कोई नहीं है। तो अम्मा, आप मेरे साथ मेरे घर पर आ जाइए, हम दोनों साथ में एक साथ रहेंगे। अरे नहीं नहीं बेटी, तूने इतना कर दिया मेरे लिए, वही बहुत है। बेटी भी कहती हो और ऊपर से इतना सोच भी रही हो। अच्छा, चलो ठीक है। चमेली बुढ़िया को अपने साथ घर ले जाती है। चमेली और बुढ़िया दोनों एक साथ रहने लगती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और फिर से वो साहूकार चमेली के घर आता है। चमेली फिर से उस साहूकार के आगे हाथ जोड़ती है, मगर वो साहूकार चमेली की एक नहीं सुनता। तभी वो बुढ़िया वहां पर आती है और चमेली से कहती है, अरे चमेली, तू भूल गई क्या? अरे तेरे तकिए के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, वो जितने भी हैं इस साहूकार को दे दे। अरे अम्मा, वहां तो कोई पैसा नहीं है। अरे तू एक बार जाकर देख तो सही। चमेली बुढ़िया के कहने पर अंदर जाती है और तकिया हटाकर देखती है तो वहां पर सच में पैसे रखे हुए होते हैं। चमेली सोच में पड़ जाती है और पैसे लेकर चमेली बुढ़िया के पास जाती है। तभी बुढ़िया वो पैसे चमेली के हाथ से छीनकर साहूकार को दे देती है। साहूकार वहां से चला जाता है। चमेली को समझ नहीं आता कि पैसे कहाँ से आए हैं। तभी वो बुढ़िया चमेली से कहती है, अरे क्या हुआ? ये पैसे तो मेरे नहीं थे, और आपको कैसे पता कि तकिए के नीचे पैसे हैं? आप कौन हैं अम्मा? मैं कौन हूँ ये जानकर क्या करेगी? मैं बस तेरी मदद करने आई हूँ। मेरी मदद? हाँ, तेरी मदद। वो बुढ़िया एक देवी का रूप ले लेती है और वो देवी चमेली से कहती है, ये मैं हूँ चमेली। माता, आप? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ और तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, जिसमें तुम सफल हुई हो, और मैं तुम्हें एक जादुई चूल्हा दे रही हूँ जिससे तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो। और हाँ, बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारी मांगी हुई इच्छा से किसी को कोई भी हानि ना पहुंचे। इतना बोलकर देवी वहां से चली जाती हैं।
चमेली अब उस जादुई चूल्हे से अपनी जरूरत और इच्छा अनुसार चीजें लेती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और धीरे धीरे चमेली के घर की आर्थिक हालत ठीक हो जाती है और वो अपने जीवन में आगे बढ़ती है।